किसी भी मुल्क की इकोनॉमी में जो सबसे मेजर पॉलिसीज़ होती हैं उन्हें हम मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज़ कहते हैं। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज़ क्या होती हैं, कैसे इनको रन किया जाता है और इनके क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर एंड लोगों की लाइफ्स के ऊपर। तो जिस तरीके से हमने कहा कि मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज़ आर द मेजर टाइप ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी जो कि हर गवर्नमेंट रन करती है। मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी के दो जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट हैं वो टैक्स रेवेन्यू है एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग है। इसका मतलब ये है कि फिस्कल पॉलिसी जो है उसमें असल में ये फैसला किया जाता है कि पैसे कहाँ से आएंगे और उन पैसों को कहाँ कहाँ खर्च किया जाएगा। इसके मुकाबले में जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें डिसीजन मेकिंग ये होती है कि किसी भी मुल्क के अंदर पैसा कितना होना चाहिए और किसी भी मुल्क के अंदर इंटरेस्ट रेट कितना होना चाहिए। ठीक, यानी कि फिस्कल पॉलिसी में ये फैसला हो रहा है पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ कहाँ खर्च किया जाएगा, जबकि मॉनेटरी पॉलिसी में ये डिसाइड हो रहा है कि किसी मुल्क के अंदर पैसा होना कितना चाहिए। ठीक है, और उस पैसे को मैनेज करने का क्या तरीकाकार हो सकता है। ये बात हो सकता है आपको अभी थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम है, लेकिन जब हम इसको आगे पढ़ेंगे तो ये मजीद बात क्लियर हो जाएगी। जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि फिस्कल पॉलिसी जो है वो हमेशा किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट बनाती है, और गवर्नमेंट जो कि सियासी गवर्नमेंट होती है, इसलिए इसका मतलब है इसमें उसकी पॉलिसीज लोगों की राय बड़ा मैटर करती है कि जी लोग क्या चाह रहे हैं और किसी भी मुल्क के जो गवर्नमेंट है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। फॉर एग्जांपल एक गवर्नमेंट हो सकती है जो ये समझती है कि वी नीड टू इन्वेस्ट मोर इन एजुकेशन एंड हेल्थ, तो उसकी स्पेंडिंग उस साइड पे ज़्यादा होगी। कोई दूसरी गवर्नमेंट हो सकती है उसका फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो सकता है, तो वो शायद रोड्स और बाकी चीज़ों के ऊपर लगाएगी। कोई तीसरी गवर्नमेंट हो सकती है जिसका शायद ज़्यादा फोकस एक्सटर्नल हो, वो शायद ज़्यादा पैसा जो है वो अपनी डिफेंस पे लगाए। तो ये मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन हो सकते हैं। इसके मुकाबले में जो मॉनेटरी पॉलिसी है इसका पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं होता। दिस इज मेड एंड रन बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ एवरी कंट्री। पाकिस्तान में उसको स्टेट बैंक कहते हैं, इंडिया में उसको सेंट्रल बैंक कहते हैं, अमेरिका में उसको फेडरल रिजर्व बैंक कहते हैं, मुख्तलिफ इसके नाम हो सकते हैं। ये वो बनाते हैं और इसका पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं होता या नहीं होना चाहिए। थ्योरेटिकली इसका कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। थ्योरेटिकली दीज टू पॉलिसीज मस्ट बी रन बाय द सेपरेट सेट ऑफ पीपल जिनका एक दूसरे के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। ठीक है, स्टेट बैंक या सेंट्रल बैंक अपनी पॉलिसीज बनाने में बिल्कुल आज़ाद होना चाहिए, और जाहिर है गवर्नमेंट तो अपना उस तरीके से काम करेगी ही करेगी। सो दीज आर द टू पॉलिसीज, फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। अच्छा, मैं अब यहाँ पे इसको दोबारा मजीद थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। इसका मतलब है कि फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट ने सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि हमारे इस साल के एक्सपेंसेस क्या क्या हैं, हमने कितना एम्प्लॉयज़ को पे करना है, कितना पेंशन में पे करना है, कितना हमारा डिफेंस का खर्चा है, कितना हमने कर्जे वापस करने हैं वगैरह वगैरह, और हमारे पास कितना आराम से टैक्स में पैसा आ सकता है, बाकी पैसा हम उधार के थ्रू करके अपना मुल्क चला लेते हैं। दूसरी साइड पे आई हमारी बात मॉनेटरी पॉलिसी की। अब मॉनेटरी पॉलिसी का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि मुल्क के अंदर महंगाई की शरह को कंट्रोल किया जाए, और महंगाई की शरह का जो सबसे बड़ी रीज़न होती है वो ये होती है कि किसी भी मुल्क के अंदर कितना कैश अवेलेबल है। जितना ज़्यादा बैंकों के पास पैसा होगा, जितना ज़्यादा लोगों के पास पैसा होगा, उतनी महंगाई बढ़ेगी। इसलिए कि व्हेन देयर इज टू मच मनी चेजिंग फ्यू गुड्स, तो उन चीज़ों की कीमत बढ़ जाया करती है। ठीक, तो दैट इज कॉल्ड मनी सप्लाई, कि लोगों के पास कितना पैसा मौजूद है ओवरऑल, या इकोनॉमी में कितना पैसा मौजूद है। Okay, so monetary policy refers to state bank activities that are directed towards influencing the quantity of money and credit in an economy. इसका मतलब है स्टेट बैंक ये देख रहा होगा कि किसी मुल्क के अंदर कितना पैसा मौजूद है और कितना क्रेडिट इन एन इकोनॉमी मौजूद है, कि मजीद लोन देने हैं कि नहीं देने। इसके मुकाबले में फिस्कल पॉलिसी क्या देख रही होगी? फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट के डिसीजंस को देख रही होगी अबाउट टैक्सेशन एंड स्पेंडिंग। ठीक है, और जाहिर है कि दोनों पॉलिसीज जो है वो अल्टीमेटली इकोनॉमिक एक्टिविटी को रेगुलेट करने की कोशिश करती हैं। सबसे पहले हम मॉनेटरी पॉलिसी को समझ लेते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी के दो इंस्ट्रूमेंट हैं, एक इंटरेस्ट रेट और दूसरा मनी सप्लाई। दोनों एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। अच्छा, पाकिस्तान में क्या होता है? पाकिस्तान में
सेंट्रल बैंक जो है वो हर 3 महीने के बाद, आजकल हर 3 महीने के बाद इंटरेस्ट रेट अनाउंस करता है। इस इंटरेस्ट रेट को पॉलिसी रेट भी कहते हैं, और इस इंटरेस्ट रेट का जो बेसिक नाम है दूसरा, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट रेट। अब सेंट्रल बैंक इसको डिस्काउंट रेट को अनाउंस करता है कि जी हमारा डिस्काउंट रेट 7% होगा। अब इस डिस्काउंट रेट का मतलब क्या है, ये आपको समझना इंपॉर्टेंट है। डिस्काउंट रेट का मतलब ये है कि ये वो रेट है जिसके ऊपर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को लोन देगा या उनसे पैसे लेगा। ये वो रेट है जिसके ऊपर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देगा या उनसे पैसे लेगा। मिसाल के तौर पर अगर नेशनल बैंक को लोन की जरूरत पड़ जाए 5 अरब रुपए की, और उसको कहीं से पैसे ना मिलने हो, तो वो सेंट्रल बैंक के पास जाएगा, तो सेंट्रल बैंक उसे जो ऑफर्ड डिस्काउंट रेट है उसकी बुनियाद पर पैसे दे देगा। फर्स्ट करें 7% है तो 7% के हिसाब से पैसे दे देगा कि जी 7% लोन है। अच्छा, अब होता क्या है, होता ये कि नॉर्मली हम ये जो सेंट्रल बैंक है इनको हम लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट भी कहते हैं, कि ये सबसे आखिर में कर्जा देंगे आपको। इसका मतलब है नॉर्मल केस में नेशनल बैंक सेंट्रल बैंक के पास नहीं जाएगा। नॉर्मल केस में नेशनल बैंक को अगर पैसों की जरूरत पड़े, फर्ज करें 5 अरब रुपए, और उसको 5 दिन के लिए, 6 दिन के लिए, 10 दिन की जरूरत पड़े, तो वो किधर जाएगा? वो बेसिकली कांटेक्ट करेगा बाकी बैंकों से, बाकी जो कमर्शियल बैंक हैं, चाहे वो एमसीबी हो, चाहे वो एचबीएल हो, चाहे वो अस्करी कमर्शियल बैंक हो, जो भी, उनसे राब्ता करेगा और कहेगा जी मुझे इतने पैसों की जरूरत है। जब नेशनल बैंक ये कहेगा कि मुझे 5 अरब रुपए की जरूरत है, तो हो सकता है कि एमसीबी उसको कहे जी मैं आपको ये लोन देने को तैयार हूं 7.5% के ऊपर। दूसरा बैंक है मैं आपको ये पैसे देने को तैयार हूं 7.3% के ऊपर। तीसरा बैंक है मैं आपको ये पैसे देने को तैयार हूं 7.2% के ऊपर। अब ये जो सारी डिस्कशन जहां पे हो रही होगी ना, जहां पे ये रेट्स वगैरह चल रहे होंगे, उस मार्केट को हम काइबोर कहते हैं, कराची इंटर बैंक ऑफर्ड रेट। ठीक है, और ये जो डिस्कशन चल रही है ये वो डिस्कशन है, इस मार्केट को हम काइबोर कह रहे हैं। तो काइबोर वो रेट है जिसके ऊपर बैंक्स एक दूसरे को कर्ज दे रहे होते हैं। ठीक है, डिस्काउंट रेट वो रेट है जिसपे सेंट्रल बैंक बैंकों को कर्ज देगा। काइबर वो रेट है जिसपे बैंक एक दूसरे को कर्ज देंगे। अब जाहिर है ये जो कर्ज का रेट है ये तकरीबन डिस्काउंट रेट के आसपास ही मूव करेगा। यानी कि आप इसको अगर थ्योरेटिकली थोड़ा सा समझ लें तो आपको ये लगेगा कि अगर फर्ज करें कि नेशनल बैंक को सारे बैंक कहें कि हम तुम्हें 5%, हम तुम्हें 7% पे नहीं बल्कि 8% पे देंगे, तो नेशनल बैंक शायद ये कि अच्छा ठीक है, तुम अपने पैसे अपने पास रखो, मैं ये जाके पे सेंट्रल बैंक से पैसे ले लेता हूँ, वो तो 7% पे दे रहा है। इसका मतलब है बैंक्स के लिए जरूरी है कि वो डिस्काउंट रेट के आसपास रह के मूव करें, 7%, 7.1, 7.2, 7.3, इस तरीके से कहीं मूव करें। सो दैट इज द काइबोर रेट। अब जब मुझे या आपको लोन की जरूरत पड़ेगी और जब हम बैंक के पास जाएंगे तो अब हम नॉर्मल उससे लोन मांगे। अब वो नॉर्मल लोन जब हम मांगेंगे तो सारे बैंक को अगर खुद पैसे चाहिए हो, फर्ज करें बैंक, मैं जो बैंक के पास गया पैसों के लिए, बैंक के पास पैसे नहीं है, बैंक को अगर खुद पैसे चाहिए होंगे तो बैंक काइबर से लेके मुझे देगा। तो काइबर वाला 7% या 7.2% ऑलरेडी ले रहा है, तो अब बैंक ने अपना प्रॉफिट रखना है। वो जो प्रॉफिट है दैट इज कॉल्ड बैंक्स का स्प्रेड। स्प्रेड कहते हैं कि डिफरेंस बिटवीन लैंडिंग एंड बोरोइंग रेट, कि बैंक अगर 7% पे ले रहा है और मुझे 9% पे दे रहा है तो बैंक का स्प्रेड 2% आ गया। तो ये वो जो रेट है, ये वो रेट है जो कि मुझे मिलेगा जब मैं लोन लेने के लिए जाऊंगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी किसी बिजनेस को पैसों की जरूरत होगी तो बिजनेस को कौन सा लोन, कौन सी फिगर, कौन से रेट पे पैसे मिलेंगे, नॉर्मली सेंस पे वो ये वाला रेट होगा जिसपे उसको पैसे मिलने होंगे। ठीक है, काइबोर प्लस बैंक्स का स्प्रेड। इसका मतलब क्या हुआ, काइबोर का ताल्लुक किसके साथ है, इंटरबैंक रेट के साथ। और इंटरबैंक रेट कहाँ मूव करता है, वो मूव करता है डिस्काउंट रेट के साथ। ठीक है, इसलिए हम ये कहते हैं, और डिस्काउंट रेट कौन डिसाइड करता है, सेंट्रल बैंक। इसलिए हम कहते हैं कि पूरे मुल्क के अंदर जो इंटरेस्ट रेट है उसकी असल में जो पावर है वो स्टेट बैंक के पास मौजूद है। जैसे ही स्टेट बैंक अपना डिस्काउंट रेट 7% से 5% पे लेके आएगी, काइबोर कम हो जाएगा। जैसे ही काइबोर कम होगा ये वाला रेट भी कम हो जाएगा। ठीक है, दैट इज वाई डिस्काउंट रेट इज कॉल्ड पॉलिसी रेट एज वेल, एंड दैट इज वाई दुनिया भर में सेंट्रल बैंक का जो प्रेसिडेंट होता है, गवर्नर होता है, जो भी आप उसका नाम लें, चेयरमैन होता है, वो उस मुल्क के ताकतवर तरीन लोगों में से एक होता है। एक तो इसलिए कि उसका एक डिसीजन पूरी इकोनॉमी को हिलाने की ताकत रखता है, दूसरी बात यह कि वो एक इंडिपेंडेंट शख्स होता है बिल्कुल,
ठीक है, और उसका कोई गवर्नमेंट से ताल्लुक नहीं होता, वो इंडिपेंडेंटली किसी मुल्क की मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल कर रहा होता है। और ये जो इंटरेस्ट रेट है, सारे फैसले फिर इसी इंटरेस्ट रेट की बुनियाद के ऊपर आगे चल रहे होते हैं। ठीक है, कि आपके नॉर्मली देखें क्या होगा, नॉर्मली ये कि फर्ज करें कि किसी मुल्क के अंदर अगर हम ये कोशिश करें कि जी महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो नॉर्मल तरीक़ेकार ये होता है कि हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं। जब हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो लोगों को चूँकि इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा होता है, लोग अपनी जो कंजम्पशन को रिड्यूस करके पैसे सेव करना शुरू करते हैं। जब लोग पैसे सेव करना शुरू करते हैं तो दो काम होते हैं। एक काम ये होता है कि जो चीज़ें खरीदने की जो डिमांड है वो कम हो जाती है, तो चीज़ों की प्राइस नीचे आती है। दूसरा क्या होता है, जब लोग अपने पैसे बैंकों में जमा करवाते हैं तो इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई, पैसा कम हो जाता है। यानी कि मेरे पास 10 लाख रुपए मौजूद थे जो मैं खर्च कर सकता था, मैंने वो पैसे उठा के किसी फिक्स डिपॉजिट में जमा करा दिए। क्योंकि मैंने फिक्स डिपॉजिट में जमा करा दिए, इसलिए अब वो पैसे मेरे पास मौजूद नहीं है, मैं उन्हें खर्च नहीं कर रहा। तो हुआ क्या कि मुल्क के अंदर मनी सप्लाई कम हो गई। इसका मतलब है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से मनी सप्लाई कम हो गई। जब स्टेट बैंक को ये लगेगा कि अब मुल्क के हालात बेहतर हैं और अब हमें कंजम्पशन बढ़ानी है, तो वो क्या करेगा, वो डिस्काउंट रेट कम कर देगा। जब वो डिस्काउंट रेट कम करेगा, इंटरेस्ट रेट कम होगा, तो मैं बोलूँगा कि यार सिर्फ 3% तो मिल रहा है, तो मैं बैंक से पैसे निकाल के मार्केट में खर्च करना शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो वहाँ से वो इकॉनमी का रिवाइवल शुरू हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट कम करने के भी फायदे हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के भी फायदे हैं। ठीक है, ये कोई ऑब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है कि जी बढ़ाने का ही बेहतर है या कम करना बेहतर है। ये फिर आपको इकोनॉमी की कंडीशन देख के प्लान करना पड़ता है कि बैंक के इसके केस के अंदर आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का फायदा है या इंटरेस्ट रेट कम करने का फायदा है। ठीक है जी, दिस इज हाउ मॉनेटरी पॉलिसी वर्क्स। तो अब मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी में बेसिक आप अगर डिफरेंस देखें तो क्या है कि फिस्कल पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग और टैक्स रेट को चेंज कर रही है। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर इंटरेस्ट रेट और मनी सप्लाई चेंज हो रही है। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट बना रही है, मॉनेटरी पॉलिसी स्टेट बैंक बना रहा है। फिस्कल पॉलिसी के इम्पैक्ट गवर्नमेंट के बजट पर होते हैं, ठीक है, और मॉनेटरी पॉलिसी के इम्पैक्ट महंगाई पर होते हैं, एक्सचेंज रेट पर होते हैं और लोगों के क्रेडिट्स बोर्विंग के पर होते हैं। फिस्कल पॉलिसी में हम कुछ स्पेसिफिक टारगेट नहीं रखते। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर इन्फ्लेशन इज द टारगेट। ठीक है, इवन दुनिया भर में स्टेट बैंक के या सेंट्रल बैंक के गवर्नर रिजाइन कर दिया करते हैं अगर उनका टारगेट इन्फ्लेशन अचीव ना हो, लेकिन उसके लिए पहली ज़रूरत होती है कि वो गवर्नर जो है वो पूरा इंडिपेंडेंटली काम कर रहा हो। फिस्कल पॉलिसी की पॉलिटिकल डायमेंशंस होती हैं, क्योंकि हर पॉलिटिकल गवर्नमेंट अपने विजन के मुताबिक मुल्क को आगे लेके चल रही होती है, जबकि मॉनेटरी पॉलिसी के कोई पॉलिटिकल डायमेंशंस नहीं होनी चाहिए। ये एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस है जो कि इकोनॉमिस्ट रन करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी चलती कैसे है मैंने आपको बता दिया। 3 बेसिक तरीके हैं इसके। पहला है ओपन मार्केट ऑपरेशन, दूसरा है रिजर्व रिक्वायरमेंट और तीसरा है डिस्काउंट रेट। मैं अगर इसको एक एक करके डिस्कस करूं, सबसे पहले ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन का क्या मतलब है, अभी मैंने आपको बताया कि अगर स्टेट बैंक को लगेगा कि पाकिस्तान के अंदर पैसा इस वक्त लोगों के पास, इकोनॉमी के अंदर पैसा बहुत है, तो स्टेट बैंक करेगा क्या, स्टेट बैंक फौरी तौर पर सिक्योरिटीज मार्केट में इशू करेगा। यानी कि स्टेट बैंक बैंकों से कहेगा कि स्टेट बैंक जो है वो एक खास सिक्योरिटी होती है जिसका नाम होता है ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स बेच रहा है, फर्ज करें 50 अरब रुपए के, इतने % रेट के ऊपर बैंक जाकर वो ट्रेजरी बिल्स खरीदेंगे। जब बैंक वो ट्रेजरी बिल्स खरीदेंगे तो बैंकों के पास से 50 अरब रुपया निकल के स्टेट बैंक के पास चला जाएगा। जब बैंकों के पास 50 अरब रुपए कम हो जाएंगे तो अब बैंक लोगों को उधार देने की पोजीशन में नहीं होंगे। तो हुआ क्या, ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर से कैश कम हो गया, इसलिए कि स्टेट बैंक ने 50 अरब रुपए उठा लिया। ठीक है, जब वो 50 अरब रुपए उठा लिया तो मनी सप्लाई कम होगी, वी एक्सपेक्ट कि एक्सचेंज रेट नीचे आ जाएगा, महंगाई की शरह थोड़ी सी नीचे आ जाएगी। दिस इज कॉल्ड ओपन मार्केट ऑपरेशन। जब स्टेट बैंक को ये लगेगा कि इकोनॉमी में पैसा कम है और इकोनॉमी में पैसा बढ़ाना है, तो वो यही जो ट्रेजरी बिल्स हैं इनको वापस बैंकों को बेच देगा। ठीक है, और जब इनको बैंकों को वापस करेगा तो दोबारा इकोनॉमी में पैसा आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसके थ्रू हम चीज़ें कंट्रोल करते हैं, इसी के थ्रू इंटरेस्ट रेट भी कंट्रोल होता है। दूसरा एक कॉन्सेप्ट होता है रिजर्व रिक्वायरमेंट। रिजर्व रिक्वायरमेंट का मतलब ये होता है कि बैंक्स के पास जितना पैसा है, मिसाल के तौर पर मैं अगर बैंक में आज 1 लाख रुपए जमा कराता हूं तो बैंक के पास, स्टेट बैंक की ये कंडीशन है
कि आपके पास जितना डिपॉजिट आएगा आपने उसका 25% स्टेट बैंक के पास जमा कराना है। ये आप समझ लें एक किस्म का रिस्क सिक्योर हो रहा होता है लोगों के पैसे का। तो इसका मतलब है कि मेरा 1 लाख रुपए जैसे ही जाएगा तो उसमें से 25,000 रुपये बैंक को स्टेट बैंक के पास जमा कराना है, और बैंक के पास सिर्फ 75,000 रुपीज़ मौजूद है जिसकी मदद से वो जो मर्जी करता रहे। तो अगर स्टेट बैंक ये चाहेगा कि इकॉनमी में पैसा कम हो तो स्टेट बैंक ये रिजर्व रिक्वायरमेंट बढ़ा देगा और बैंकों से कहेगा जी अब रिजर्व रिक्वायरमेंट 25% नहीं है बल्कि 35% है। उससे क्या होगा कि मेरा जैसे ही 1 लाख रुपए अब बैंक में मजीद जाएगा तो बैंक को उसमें से 35,000 रुपये जमा कराने पड़ेंगे और बैंक के पास सिर्फ 65,000 रुपीज़ रहेगा। ठीक है, तो अगेन वही वाला काम हुआ कि रिजर्व रिक्वायरमेंट के थ्रू बैंक इकॉनमी में जो कैश है उसकी ज़रूरत कम कर दी गई। और लास्ट चीज़ है डिस्काउंट रेट, जिसके थ्रू जब आप डिस्काउंट रेट जैसे ही बढ़ाते हैं तो डिस्काउंट रेट बढ़ाने से क्या होता है, डिस्काउंट रेट बढ़ाने से फौरी तौर पर लोगों की सेविंग बढ़ जाती है। दूसरा फैक्टर क्या पड़ता है कि जब आपके मुल्क में डिस्काउंट रेट बढ़ता है तो जितना बाहर इन्वेस्टर बैठा हुआ है उसको ये पता होता है कि मैं अगर पाकिस्तान में पैसा रखवाऊंगा तो मुझे 7%, 8%, 9%, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। वो फौरी तौर पर अपना पैसा पाकिस्तान में ट्रांसफ़र करेंगे। जब वो पैसा पाकिस्तान में ट्रांसफ़र करेंगे तो चूँकि वो फॉरेन एक्सचेंज की शक्ल में होगा तो पाकिस्तान का एक्सचेंज रेट ज़रा बेहतर होना शुरू हो जाएगा और पाकिस्तान के वो वाले मसाइल कम हो जाएंगे। इसको हम इकोनॉमिक्स की ज़बान में हॉट मनी भी कहते हैं, आपने शायद इसका नाम सुना हो। तो ये 3 तरीके होते हैं जिसकी मदद से मॉनेटरी पॉलिसी को हम रन करने की कोशिश करते हैं। तो इट्स अ मोर ऑफ अ ब्लंट टूल इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग मनी सप्लाई। तो आप देखें इसमें जो सारी कहानी है वो यही है कि मुल्क के अंदर पैसा को एक्सपैंड करना है, बढ़ाना है या उसको कम करना है, और उसको मनी सप्लाई को बढ़ाना है या कम करना है। और ये बढ़ाने का मकसद क्या है, ताकि हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकें और उसका रियल इकॉनमी के ऊपर जो इम्पैक्ट है उसको भी हम रीजनेबल तरीके से कंट्रोल कर सकें। दिस इज़ द बेसिक आइडिया ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। और मॉनेटरी पॉलिसी का बेसिक टूल आपने देखा कि मनी सप्लाई के थ्रू इंटरेस्ट रेट है, और इंटरेस्ट रेट इज़ द बेसिक इंस्ट्रूमेंट जिसकी बुनियाद पे ये पूरी जो आपकी इंजीनियरिंग इकॉनमी भी है और नॉर्मल इकॉनमी भी है पूरी की पूरी काम करती है। थैंक यू गाइज।